बताया जा रहा होगा बहुत सरल पेपर आ गया, तो ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल टफ है और कोई भी टीचर आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा सकता है। टीचर पहले क्या करते हैं, खुद पेपर देखते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। क्योंकि एक टीचर एक विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, करंट अफेयर्स का हो। एक मास्टर को पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मास्टर क्या करते हैं, विभिन्न सोर्स का यूज करते हैं। उन सोर्स के आधार पर वो आंसर की तैयार करते हैं। खैर, आंसर सीमित मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में 26 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई है, उस परीक्षा की अगर ऑथेंटिक आंसर की आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैंने जो भी ऑथेंटिक आंसर की हो सकती थी, बहुत विभिन्न सोर्सों से खोजी है। शायद इसमें गलती होने की संभावना जो है बहुत नगण्य है। तो हम बताएंगे आपको कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर है। हम देखना चाहेंगे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो सीरीज़ है वो सीरीज़ है ए, और जो अदरवाइज जो सीरीज़ हैं वो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम लिंक में आप देखेंगे कि मैंने हर सीरीज की, जैसे बी सीरीज कौन सी हुई, सी सीरीज कौन सी, सभी सीरीजों का बहुत विस्तार में डिस्कशन किया है। अगर मैं आपको इस फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो आपको ये जो दिख रहा है वो कम दिख रहा होगा, इसलिए आपको समझ में कम आएगा। और मेरे पास अभी इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं इस पीडीएफ को बड़े में कर पाऊँ, क्योंकि इसको बड़े में करने के लिए नोट 3 की आवश्यकता होती है और वो नोट 3 इसमें है नहीं। तो मैंने क्या किया है, इस पूरी पीडीएफ को मैंने क्या बोलते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करा लिया है। और टेक्स्ट में कन्वर्ट कराने के बाद आपको वही दिख जाएगा कि प्रश्न नंबर 1 पर कौन सा प्रश्न था और दूसरे नंबर पर प्रश्न कौन सा था। तो हम पहुँचते हैं पहले प्रश्न पर। जो एमपीपीसीएस ने पहला क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन पूछा है, ये आप देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा चाहूँगा कि यदि भारत का मैप ये है, तो आप देखेंगे हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला हिमालय जो होता है पंजाब, दूसरा हिमालय कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल, और यहाँ का भाग जो होता है वो होता है असम हिमालय। तो ये बात कर रहे हैं कि कुमायूं हिमालय में सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो वो है नंदा देवी। तो एक का जो आंसर होगा वो होगा नंदा देवी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरी की ओर, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम आस्कनी था। आस्कनी का मतलब है कि ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का वर्णन है, उस नदियों में किसका क्या नाम है। जैसे इसमें पूछा गया है आस्कनी, तो आस्कनी जो नाम था वो चिनाब का था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट। बहुत सारी नदियां हैं जिसमें नदीमता कहा गया है सरस्वती को, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, तो आप उसमें बहुत डिटेल में देख सकते हैं। इसमें डिटेल में देखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवाद वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। इसमें पूछा गया है कि जो भी वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो उसमें लिखा है, दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ को पछुआ पवनों हवाओं से चलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं, इनमें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊं तो यहाँ से आने वाले जो विक्षोभ हैं उसके संबंध में ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, और इसका आंसर हो गया डी। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। इसमें सबसे लंबी झील पूछी गई है, तो वो वेम्बनाड केरल की सबसे लंबी झील है। वहीं देखें, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैंगनीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में द्वितीय स्थान पर है। तो द्वितीय स्थान जो है वो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम पूछा गया है। तो हम आरोही क्रम अगर देखें तो देखेंगे हम पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो इसका डी विकल्प जो है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न के आगे।
तो इसमें लिखा है अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवातीय तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया था। तो इसमें फेंगल इसका सही होगा, फेंगल, फेंगल, अर्थात ऑप्शन नंबर इस वन इज राइट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश का। तो सी इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं प्रश्न में और आगे, तो देखते हैं निम्न दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो वो सही आरोही क्रम जो है वो होगा, क्या पूछा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में अगर हम सही क्रम देखें तो देखेंगे हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न उठा है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? अर्थात जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा चुनी गई थी उसका इलेक्शन कैसे हुआ था? तो इसमें आप देखेंगे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 12 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो वो निर्धारित की जाती हैं 124 क्लॉज 2 में, 124 आर्टिकल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम आगे और देखें तो निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा का समान अधिकार है? प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का किस मामले में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें समान अधिकार है? तो आप जानते होंगे संविधान संशोधन में दोनों का बराबर अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो नहीं को याद दीजिए आप, किसमें पूछा गया नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है? तो आप देखेंगे पुलिस स्टेशन का संचालन करना ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। 15 में पूछा गया है मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर सही होगा संक्रमणकालीन नगरीय क्षेत्र के लिए। हम आगे और बढ़ते हैं तो पूछा गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो आप देखेंगे इसमें से नहीं अगर हमें खोजना है तो हम खोजेंगे राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वहीं हम अगर और देखें आगे तो लिखा हुआ है 17वें क्वेश्चन में, आप देखेंगे 17वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी से संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल नहीं जोड़ा गया था? तो वो आर्टिकल कौन सा था जो नहीं जोड़ा गया था? वो नहीं जोड़ा गया था 43V। तो 43V इसका सही आंसर है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में लिखा हुआ है संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा दी गई है? तो आप सब केस याद रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा सब केस कौन कौन से थे। तो पहला केस था शंकरी प्रसाद। तो डी इज राइट आंसर। वहीं हम देख रहे हैं 19 नंबर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप ध्यान रखिए असत्य पूछा गया है। तो अगर हम असत्य को देखें तो देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं। तो डी इज राइट आंसर। मतलब विकल्प गलत है लेकिन इसका आंसर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है? तो आप जानते होंगे दिया गया है किसको? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही? अर्थात 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? तो वो थी 32। तो बी इज राइट आंसर। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था? अर्थात एसडीजी की संख्या पूछी गई है, सब एसडीजी की। तो इसकी संख्या थी 169। तो डी इज
राइट आंसर। वही हम और आगे बढ़े तो देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला हो और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला हो तो इनमें कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग के वाहक वाले हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसमें चांस जो होगा 50% होगा, तो 20 राइट आंसर। वहीं हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को, इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, सॉरी कब हुआ था? तो इसका आंसर है 20-21 फरवरी 2026, तो डी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 में क्वेश्चन को, CMCSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वो शहर है हैदराबाद, तो डी इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर, विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, सक्षम और पूर्वानुमान से संबंधित है? तो वो मौसम विज्ञान संबंधित होता है, तो सी इज राइट आंसर। हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूर संचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ता प्रदान की थी? तो वो था इनसैट 1V 30 अगस्त 1983। तो हम लोगों ने 27 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हम बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। 28वें प्रश्न में पूछा गया है, जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रच दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? अर्थात शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में गए तो ये उपलब्धि किस चीज़ में काउंट की जाएगी? तो ये की जाएगी, वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को, चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया गया और इसने लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या थी? तो इसको प्रक्षेपण कहां किया गया और ये लैंड कहां किया गया, ये दोनों बातें पूछी गई हैं। तो ये जो प्रक्षेपण किया गया था वो सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा से किया गया था और इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के पास में लैंडिंग की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 30 पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐसा है जो कंट्रोल करता है किसको? तापमान को, टेम्परेचर को। तो वो होता है हाइपोथैलेमस। तो सी इज राइट आंसर। आप देख पा रहे हो हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में EPROM का मतलब क्या है? तो EPROM जो होता है वो होता है इरेसेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। तो डी इज राइट आंसर। हम देखते हैं और आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक AI भाषा नहीं है? अर्थात AI कौन सी भाषा नहीं है? तो आप नहीं पर ध्यान दीजिए। तो OPP जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा नहीं है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को, LED एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदियों में किया जाता है। LED का मतलब क्या है? अर्थात LED की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो LED की फुल फॉर्म होता है। तो 33 का आंसर ये हुआ। हम बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर और 34 में लिखा है, ई मार्ग एक गवर्नेंस समाधान है, इसका संबंध किससे है? तो ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 में लिखा है, किसी वेबसाइट में के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात डी इज राइट आंसर। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को, कंप्यूटर में बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अर्थात बी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्थात 37 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि AI शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो AI शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन
मैकार्थी ने किया था, तो डी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 38वें प्रश्न को। ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्पाइलिंग का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर में स्पाइलिंग शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना, अर्थात एक केबल ये है और एक केबल है, तो उसको जोड़ना जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना जो कहलाता है वो स्प्लिसिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 39 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 पूछ रहा है, ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। तो ये किसके लिए करती है? करती है खनिजों के मध्य प्रदेश से आवाजाही को, तो अर्थात सी नंबर इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। वेब ब्राउज़र में यूआरएल का अर्थ क्या है? तो यूआरएल का अर्थ आप जानते होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अर्थात सी इज राइट आंसर। वहीं हम देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट को 41 अर्थात 41 में प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मलखम्ब खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सरकार मलखम्ब के लिए देती है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार, तो ए इज राइट आंसर। वहीं हम बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। उसमें पूछा गया है 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गोर ने भारत के किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उन्होंने जर्मनी के रूप में संभाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 43 को। 43 में लिखा है, मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो उन्हें किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो डी इज राइट आंसर। वहीं अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर, और 44 में पूछा गया है 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों में आयोजित किया जाएगा, अर्थात ओपनिंग होगी? तो ये होगी इंग्लैंड और वेल्स में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 में लिखा हुआ है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? अर्थात इस जो ये योजना है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है वो किस शहर से लॉन्च किया गया? तो उज्जैन से, तो डी इज राइट आंसर। वहीं हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46, तो 46 में लिखा है वित्तीय क्षेत्र उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है अजय पिरामल को, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण है? तो ये है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 मार्च 2026 तक आयोजित साहित्योत्सव 2026 की थीम क्या थी? इसने बहुत आगे तक का करंट अफेयर्स पूछ लिया है, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये जो है वो था फेस्टिवल ऑफ द टेलर्स। वहीं हम देखते हैं 49 नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो वो 2023 किया गया है, तो सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, और 50 में लिखा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय एवं सहकारिता वर्ष, अर्थात डी इज राइट आंसर। तो हमने अभी तक आधे पेपर के आंसर को देख लिए हैं, हम आगे बढ़ेंगे। गर्मी बहुत अधिक है, पानी आप लोग भी पीते रहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पूर्तियां कहा गया है? तो ये प्रजापति की कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52 में देखेंगे हम, बंगाल में तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1946 में, तो ए इज राइट आंसर। वहीं हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53, चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है जवालोकोपनिषद में, अर्थात बी इज राइट आंसर। वहीं हम और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ये जो प्रश्न है
इस प्रश्न का आयोग उत्तर क्या मानेगा, ये विवाद का विषय रहेगा, क्योंकि इसमें से आप किसको चुन लेंगे। आप महामना मालवीय को भी नहीं चुन सकते हैं, मतलब इनको भी चुन सकते हैं, और इंद्र नारायण द्विवेदी को भी चुन सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल आंसर हो जा रहे हैं, या तो इसको बोर्ड जो है वो डिलीट करेगा, या सबको इसको बराबर बराबर मार्क देगा, वो बोर्ड पर निर्भर करता है। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 55 में लिखा है, कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यमन शासक की मुद्राओं पर देखने को मिलता है, तो वो था अगाथोक्लीज। अब प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्री अलवार संत थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अंडाल उसका नाम था। वहीं हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यमन प्रिय कहा जाता था। तो यमन प्रिय जो कहा जाता था वो कहा जाता था काली मिर्च को, तो सी इसका सही आंसर होगा। वहीं हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो भारतवर्ष का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो होता है खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे। 59 में लिखा हुआ है, दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ द बम किसके अनुरोध पर भगवती शरण बोहरा ने तैयार की थी और इस मुद्दे पर उससे चर्चा की थी। मतलब भगवती शरण बोहरा ने जो फिलॉसफी ऑफ द बम लिखी थी, उस फिलॉसफी ऑफ द बम को लिखने का श्रेय तो भगवती शरण बोहरा को दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे किसके द्वारा अनुरोध किया गया था, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनके अनुरोध पर फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा गया था। हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 60 की ओर और देखेंगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया है, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखिका कौन है, तो इसकी है HP ब्लावात्स्की, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 666, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ें तो प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर, अर्थात कमजोर जनजातियों को छोड़ दे तो कितनी जनजातियां हैं, तो उनकी संख्या होगी 43, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न और देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 63, इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है, तो इंदल पूजा का संबंध जो है वो है बारेला जाति से, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 64, आदिवासियों का परंपरागत संगीत बाद गुटुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वो था छिंदवाड़ा जिला है। वहीं हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को, सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित की गई है, तो ये 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में, अर्थात बी ऑप्शन इज सही। अभी तक मध्य प्रदेश के पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी लो लेवल होता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश PCS ने पेपर का लेवल अपग्रेड कर दिया है और इसका लेवल अच्छा है। अभी आपको जो क्या बोलते हैं टीचर्स द्वारा बताया जा रहा होगा बहुत सरल पेपर आ गया, तो ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल टफ है और कोई भी टीचर आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा सकता है। टीचर पहले क्या करते हैं, खुद पेपर देखते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं, क्योंकि एक टीचर एक विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, करंट अफेयर्स का हो, एक मास्टर को पूरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मास्टर क्या करते हैं, विभिन्न सोर्स का यूज करते हैं, उन सोर्स के आधार पर वो आंसर की तैयार करते हैं। खैर आंसर सी में गलती होने की संभावनाएँ कम होती हैं, क्योंकि टीचर जो आंसर की ला रहा है और बोर्ड जो आंसर की लाएगा उसमें डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बोर्ड भी गलत हो सकता है कि मास्टर ही हमेशा गलत हो, ऐसा दावा आप नहीं कर सकते हैं। तो बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67 में पूछा गया है, संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, तो प्रश्न नंबर इसका आंसर सी, अर्थात 5वीं इसका आंसर सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 को आप देख लीजिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजातियों की
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत इसका है 31.84। और आप देखिए प्रश्न नंबर 69 में लिखा हुआ है गोंड जनजाति में शब्द बारी का संबंध किससे है? तो बारी का संबंध जो है वो खेती से है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70 को नेतम शब्द का संबंध किससे है? तो नेतम शब्द का जो संबंध होता है वो होता है टोटम से, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वहीं हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को, तो 71 में आपको सुमेलित करना है। यहाँ नदियाँ दी गई हैं और यहाँ दिए गए हैं सहायक नदियाँ। अगर हम यहाँ मिलाए चंबल को, तो चंबल जो है वो पार्वती से मिल जाएगी। और अगर हम देखें टोंस को, तो टोंस मिल जाएगी बेलन से, अर्थात ए का दूसरा होगा, तो ए का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, और बी का बन, तो ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं। हम देखेंगे नर्मदा को, तो नर्मदा जो है वो तवा परियोजना नर्मदा पर बनी हुई है, तो सी का आंसर बने भी, तो सी का, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 71 में प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी सही होगा। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को, तो प्रश्न नंबर 72 में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का क्या कारण है? तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, वर्षा का कम होना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 73 में बालाघाट का बेहर पठार किस खनिज के संचयन के लिए प्रसिद्ध है, संचय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं हम इस प्रश्न में 74 में प्रश्न में लिखा हुआ है, इसमें सूची 1 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ दी गई हैं नदियां। तो हम मिलाते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना कि सम्राट अशोक सागर परियोजना का संबंध किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा परियोजना हलाली, तो ए को मिला लेते हैं चौथे से। वहीं अगर हम मिलाएं बी को मिलाएं, बाण सागर परियोजना जो है सोन पर बसी हुई है, तो बी का बन, तो हम देखेंगे यहाँ बी का बन इसमें भी है, ये वाला हम काट देंगे। और वहीं हम देखें ए का 4 हो रहा है, तो ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी है, बी का बन। वहीं अगर हम देखें हरसी परियोजना, तो हरसी परियोजना जो है वो पार्वती पर है, तो सी का सेकंड, अर्थात सी इज राइट आंसर। तो 74वें प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो होगा सी नंबर का। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना, 75वां प्रश्न पूछा गया है। 75वां प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था जावरा, तो डी इज राइट आंसर। वहीं हम देखें डोंगला मीन टाइम डीएमटी को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, अर्थात वी इज राइट आंसर। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को, वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? अर्थात 2021-22 में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो स्थान था प्रथम स्थान, अर्थात ए इज राइट आंसर, क्योंकि 2021-22 का पूछा गया है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को, चंबल बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वहीं हम देखें 79 को, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो असीरगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं पश्चिमी सतपुड़ा में, तो ए इज राइट आंसर, क्योंकि पश्चिमी सतपुड़ा में जो है वो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। 80वां प्रश्न कह रहा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार जिलों का दशक 2001 से लेकर 11 में जनसंख्या वृद्धि का सही अवरोही क्रम क्या है, अर्थात घटता हुआ क्रम क्या है जिलों में? तो इंदौर, झाबुआ और मध्य प्रदेश, तो डी इज राइट आंसर। वहीं हम देखते हैं 81वां प्रश्न, 81 प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है? तो 2030 तक इसको समाप्त करना है, अर्थात 81 का जो आंसर होगा वो होगा 2030, अर्थात डी इज राइट आंसर। वहीं हम देखें 82वां प्रश्न, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक कितनी थी? 24 तक पूछी गई है, तो इसकी क्षमता थी 6610, अर्थात बी इज राइट आंसर। हम और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। 83 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद अर्थात ओडीओपी में कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पादों हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, कौन सा जिला होगा? तो वो ग्वालियर होगा। ग्वालियर इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, तो डी इज राइट आंसर। बस 2 या 3 पेज बचे हुए हैं। हम देखते हैं प्रश्न अब 84वां क्वेश्चन अर्थात 84वां क्वेश्चन। तो 84वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 में था। तो इसके सूचकांक पूछा गया है, तो ये था 64.2, अर्थात ए इज राइट आंसर। वहीं हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। तो उसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये जो प्रश्न है वो कई एग्जाम में आया है, तो आप इसका आंसर आपने बहुत अच्छे सही किया होगा। वो किया गया है 640.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर, तो बी इज राइट आंसर। वहीं अगर हम और देखें तो प्रश्न नंबर 86 में पूछा गया है कि फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीति शामिल की कितनी विशिष्ट रणनीतियां शामिल की गई हैं? तो ये शामिल की गई हैं 11, अर्थात सी इज राइट आंसर। वहीं हम प्रश्न नंबर देखते हैं 87 को। तो प्रश्न नंबर 87 में लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 का स्कोर क्या था? तो ये स्कोर था 90, तो डी इज राइट आंसर। अब हम प्रश्न और बढ़ते हैं 88 में, जिसमें पूछा गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में कितना अंश है? तो ये अंश है 2.2, अर्थात डी इज राइट आंसर। वहीं प्रश्न नंबर 89 में देखते हैं हम 89वां प्रश्न पूछ रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की है, जो लगभग थी, तो ये थी 4.8, अर्थात बी इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 10-11 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो 90वां प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में वर्ष 2018-19 में 18-19 से 2022-23 में की अवधि में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 280%, तो डी इज राइट आंसर। अब लास्ट स्लाइड हमारी बची हुई है, इसमें पेपर 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर हम देखते हैं 96वां प्रश्न को। तो 96वां प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले से आदमगढ़ पुरास्थल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप असत्य देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब कथन गलत है, लेकिन इसका आंसर सी सही है। वो है इस पुरास्थल पर वी.एस. बाकड़कर द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया था। तो नहीं किया गया था, लेकिन ये आंसर सही है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी कृतियों से सम्मिलित कीजिए। तो कृतियों से सम्मिलित करना है कि केशव दास, तो केशव दास का संबंध तो हो गया गंगा लहरी से, तो ए का सही मिलान है। अगर हम चेक करें, नहीं सॉरी, केशव दास की रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया, तो ए का 4 हो गया। अगर हम देखें तो ए का 4 इसमें है, बी का 3rd हो जाएगा, तो बी का 3rd हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो अगर एक ऑप्शन आप मिला ले रहे हैं तो सही होगा। इसका आंसर जो है ए इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। निम्नलिखित लोकगीतों को उनकी विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लोकगीत लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं लिखी गई हैं। तो इसमें आपको आंसर में अगर देखना है कि रेलो गीत की विशेषता क्या है, तो ये है युवा युवतियों का गीत है। तो हम देखेंगे ए का 3rd में किस में मिल रहा है, तो इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी, तो ये सी इज राइट आंसर। और हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो वो थे सिपाही भवानंद।
तो सी इज़ राइट आंसर। वहीं 100वें प्रश्न में हम देखते हैं, मालवा की माच लोक संगीत का वर्तमान में प्रदर्शनकारी विद्या के रूप में बदलने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दिया जाता है सिद्धेश्वर सोन को। तो इस क्लास के दौरान हमने आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और इनकी जो ऑथेंटिक है, अगर देखा जाए तो लगभग सब सही है। आपको इससे मिलान कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित इतिहास की संपूर्ण क्लासेस कॉस्ट ऑफ फ्री है, आपको पढ़ाई जाती है। क्योंकि मेरे द्वारा भी बहुत सारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दिए गए हैं, इसलिए इस क्लास के दौरान इतना ही। थैंक यू।